वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम ये भी एवीआरटी का एक टाइप है। एवीआरटी में क्या होता था कि एट्रियास और वेंट्रिकल के बीच एक्सेसरी पाथवे होती थी। एक्सेसरी पाथवे का मतलब एबनॉर्मल पाथवे होती थी जो कि एट्रियास और वेंट्रिकल के अंदर एक करंट का लूप बनाती थी, और जिसकी वजह से एट्रियास और वेंट्रिकल क्या होते थे, सिमल्टेनियसली कंट्रैक्शन करते थे, रैपिड हार्ट कंट्रैक्शन होती थी, और आपके पास पेशेंट पल्पिटेशन के साथ प्रेजेंट होता था। अच्छा, अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है आपके पास कि ईसीजी की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास पी वेव होता है, ठीक है, पी वेव, फिर स्लो राइजिंग असेंडिंग लिंब ऑफ QRS, ठीक है, आपके पास ये क्या है, QRS। नॉर्मल क्या होता है कि आपके पास Q, फिर फास्ट असेंडिंग, फास्ट डिसेंडिंग, फिर S और T वेव। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्लो राइजिंग पैटर्न मिलेगा आपको असेंडिंग लिंब ऑफ QRS का, ठीक है। इसकी मेन वजह क्या होगी, ईसीजी में तो आप इस स्लो राइजिंग पैटर्न से पहचानेंगे, स्लो राइजिंग असेंडिंग लिंब ऑफ QRS से आप पहचानेंगे। ईसीजी में आपके पास पेशेंट आया और उसके अंदर आपने इस किस्म की ईसीजी देखी तो आप उसको डायग्नोस कर लेंगे कि वो क्या है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है वाला पेशेंट है। इसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी होती है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एट्रियास और वेंट्रिकल्स के बीच एबनॉर्मल एक बैंड होता है जिसे बंडल ऑफ केंट हम कहते हैं, जो कि एट्रियास और वेंट्रिकल के बीच एबनॉर्मल एक्सेसरी पाथवे होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ये नहीं होता है। सर्टन पॉपुलेशन में कई लोगों में से ये कंजेनिटली ये इस किस्म की एबनॉर्मेलिटी होती है कि एट्रियास और वेंट्रिकल्स के बीच ये एक्सेसरी पाथवे होता है। अगर ये कंडीशन, ये एबनॉर्मेलिटी किसी पेशेंट के हार्ट के अंदर आप हो तो वो आपके पास दो हालत में प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मल भी वो लेट्स सपोज वो आपके पास प्रेजेंट होता है, और जब पेशेंट आपके पास लेट्स सपोज किसी और डिजीज़ या कोई किसी और डिजीज़ के बारे में आपके पास आया हुआ है, कोई और बीमारी है उसको, और उसके अंदर ये एबनॉर्मेलिटी भी मौजूद है, तो लाजमी नहीं है कि वो आपके पास आएगा और एवीआरटी के डिजीज़ के सिम्टम के साथ आएगा। एवीआरटी के डिजीज़ सिम्टम क्या थे, हार्ट रेट हमारे पास 140 से 250 होता था, और एक्टोपिक पी वेव्स होते थे, और आरपी रिलेशन लॉन्ग होता था, और डेल्टा वेव आपके पास प्रेजेंट होते थे, ठीक है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और उसके अंदर ये कंडीशंस, ये साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि उस पेशेंट को वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे नोड फायर करेगा और कोई एक्टोपिक फायरिंग यानी एबनॉर्मल फायरिंग एट्रियास में नहीं होंगे और ऐसे नोड फायर करेगा, तो फिर आपके पास ये बंडल ऑफ केंट किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है कि ऐसे नोड लेट सपोज किसी टाइम के लिए वो फायर नहीं करता, ठीक है, और इस दौरान कोई एबनॉर्मल फायरिंग एट्रियस के अंदर दूसरी फायरिंग शुरू हो जाती है और वो इस बंडल ऑफ केंट के जरिए पर जाकर इस हार्ट को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तब पेशेंट आपके साथ एबनॉर्मल साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट होगा। अगर आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया, टू डिफरेंट कंडीशन है आपके पास, टू डिफरेंट कंडीशन है। टू डिफरेंट कंडीशन में क्या है कि ऐसे नोड अगर फायर करेगा और इन पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल पाथवे मौजूद है, ऐसे नोड ने फायर किया, एवी नोड में चला गया, एवी नोड से फिर आगे बंडल ब्रांचेस में चला गया, और जब ऐसे नोड फायर करेगा ये इम्पल्स एवी नोड में भी आएंगे और इसी तरीके से एट्रियस में जाकर इस बंडल ऑफ केंट में भी चलेंगे। लेकिन जब हमारे पास एवी नोड में ये करंट नीचे जा रहा होगा और इस एक्सेसरी पाथवे को भी टच करके इसमें भी करंट जा रहा होगा, लेकिन जब ये करंट इस रास्ते से बंडल ऑफ केंट के रास्ते से यहाँ तक पहुँचेगा, तो पहले करंट ऐसे नोड से एवी नोड और बंडल ब्रांच तक इस रास्ते से पहले करंट पहुँच चुका होगा और ये रास्ता रिफ्रैक्टरी हो चुका होगा। जब ये रास्ता रिफ्रैक्टरी हो चुका होगा तो फिर अगर करंट इस रास्ते से आएगा भी तो इतना स्लो आएगा कि ये रास्ता पहले रिफ्रैक्टरी हो चुका होगा और यहाँ पर आकर इन बंडल्स को दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, और ये करंट जब इस रास्ते से आता है वो डाई आउट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जब आपके पास ऐसे नोड फायर करेगा और ये बंडल ऑफ केंट पेशेंट के अंदर मौजूद होगा, लेकिन पेशेंट फिर भी आपके पास किसी किस्म की इस बंडल ऑफ केंट की वजह से जो साइन सिम्टम पैदा होते हैं, बीमारी पैदा होती है, वो
आपको पेशेंट ऐसी कंडीशन में कुछ प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आएगा। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा कि कोई एबनॉर्मल फायरिंग होगी एट्रियस के किसी पोर्शन से, एबनॉर्मल फायरिंग मतलब किसी एट्रियस के अंदर ऐसा कोई पोर्शन है जो कि ऑटोमेटिकली फायर करता है और उस फायरिंग की वजह से हमारे पास इम्पल्स पैदा होते हैं और वो इम्पल्स इस बंडल ऑफ कैंट के जरिए पर नीचे जाता है और एट्रियस और वेंट्रिकल को कंट्रोल करता है, तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक फोकाई। अगर लेट सपोज एक्टोपिक फोकाई है और वो एक्टोपिक फोकाई ने फायर किया इम्पल्स, एबनॉर्मल इम्पल्स फायर किया और वो इम्पल्स बंडल ऑफ कैंट पर एंटर हुआ और बंडल ऑफ कैंट पर एंटर होते हुए वो नीचे यहाँ पर इस जगह तक पहुँचा। क्योंकि ये तो स्लो पाथवे है, ठीक है, तो ये करंट नीचे यहाँ पर स्लोली आएगा और इस जगह को टच करेगा, जो कि हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग पाथवे है। जैसे ही हमारे पास एबनॉर्मल पाथवे के जरिए एक्टोपिक फोकाई का इंपल्स आएगा और नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे को उस टाइम पे टच करेगा कि लेट सपोज किसी ऐसे टाइम पे इस नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे को टच करे, जो कि ब्लू लाइन में मैंने आपके लिए ड्रा किया है। लेट सपोज किसी ऐसे टाइम पे इसको टच करे कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल चुका हो, तो फिर क्या होगा कि ये करंट यहाँ से दोबारा ऊपर एट्रियस में चलेगा और एट्रियस से फिर क्या होगा, वापस इसी बंडल ऑफ कैंट के जरिए पर इस दोबारा इस पॉइंट तक आएगा और एक सर्कल बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा री एंट्री का। और इस री एंट्री की वजह से हमारे पास क्या होगा कि करंट नीचे भी जाएगा, इस रास्ते से भी जाएगा और ऊपर एट्रियस को भी जाएगा। तो सेम टाइम पर हमारे पास क्या होगा कि इस हार्ट के अंदर एबनॉर्मल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा तेज़ दिल का पेशेंट का दिल एबनॉर्मल धड़कना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम फेस होगा, जो बीमारी फेस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम प्री एक्साइटेशन, और जनरली उसका हमारे पास नाम है AVRT, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच री एंट्री की वजह से दिल का धड़कना ज़्यादा हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टेकिकार्डिया। ये होता है आपके पास पैथोफिजियोलॉजी वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की। अच्छा देखो, जब करंट हमारे पास इस स्लो पाथवे के जरिए पर आएगा, तो ये यहाँ पर अगर लेट सपोज ये स्लो पाथवे के जरिए पर नहीं आता है और ये इस एनोड के जरिए पर आकर नीचे ईवी नोड और फिर इस फास्ट कंडक्टिंग पाथवे के जरिए पर नीचे हार्ट में स्प्रेड होता है, तो हमारे पास क्यूआरएस क्या होगा, रैपिडली ऊपर जाएगा। क्योंकि ये कंडक्टिंग पाथवे फास्ट है तो ये रैपिड डिफ्लेक्शन करेगा और फास्ट डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन में आपके पास एसेंडिंग लिम्ब फास्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल पाथवे के जरिए पर आपके पास ये क्या होगा, इंपल्स आएगा, तो एबनॉर्मल पाथवे तो स्लो है, ठीक है, इसकी कंडक्शन इतनी तेज नहीं है, ये तो नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे ही नहीं। तो जब ये नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे नहीं है तो इसका स्पीड ऑफ कंडक्शन भी स्लो होगा। जब स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो होगा तो इसी वजह से हमारे पास ये लिम्ब जो है ये स्लो ऊपर जाएगा। स्लो इसलिए जाएगा कि ये हमारे पास जो एबनॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये नीडल को जल्दी अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर ले और हमारे पास ECG के पेपर पर लाइन ड्रा हो जाए। तो इसी वजह से हमारे पास ये स्लो राइजिंग जो है ना पैटर्न आएगा। ये इसी वजह से कि हमारे पास जो एबनॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे है उसकी स्पीड ज़्यादा कंडक्शन की नहीं होती, ठीक है। इस किस्म की पैटर्न इसको हम कहते हैं ECG में डेल्टा वेव। अगर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, और किस प्रेजेंटेशन के साथ आया कि मेरा दिल का धड़कना अचानक शुरू हुआ है, सडन ऑनसेट और टर्मिनेशन, ठीक है, और हार्ट रेट उसका 140 और 250 के बीच है, ठीक है, और उसकी एक्टोपिक पी वेव है, नॉर्मल पी वेव तो नहीं होती, ये तो एक्टोपिक पी वेव होती। ECG में आपको एक्टोपिक पी वेव नजर आएगी जो कि नॉर्मल शेप की नहीं होगी, ठीक है। और RP रिलेशनशिप आपके पास लॉन्ग होगा। RP रिलेशनशिप आपके पास कैसे लॉन्ग होगा, लेट्स सपोज हमारे पास ये पी वेव है, फिर क्यों है, R है, S T P ऐसा, ये हमारे आपके पास R और ये P है, तो इसके बीच जो रिलेशन है ये फासला ये आपके पास ग्रेटर देन 100 मिली सेकंड का होगा। जब आपके पास RP रिलेशन ग्रेटर देन 100 मिली सेकंड हुआ, PR नहीं RP रिलेशन, ये कार्डियोलॉजी की डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। RP रिलेशन अगर आपके पास ग्रेटर देन 100 मिली सेकंड हुआ, डेल्टा वेव आपके पास मौजूद हुई ECG में और हार्ट रेट उसके अंदर 140 to 250 बीट हुआ और ये साइन सिम्टम सारे हो गए। अगर इन 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स आपको मिल गए तो आपने डायग्नोस कर लिया इस पेशेंट को AVRT। अगर ये डेल्टा वेव है तो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। तो इस पेशेंट को आप क्या करोगे, जैसा कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, अगले लेक्चर में AVNRT में
ठीक है, जितने भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास हैं उनमें हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो नोडल कंडक्टिंग पाथवे है ये और स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो इसके लिए और टाइम मिल जाएगा, और जब ये टाइम मिलेगा तो दोबारा री एंट्री होगा। हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल ड्रग है जो कि इस किस्म की कंडीशन में देंगे, और उसका नाम है हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग है, और उसका नाम है प्रोकेनामाइड। वो ड्रग हम इस पेशेंट को देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पेशेंट जब इमरजेंसी में पेश होगा और आपने ईसीजी में डेल्टा वेव देख लिए और बाकी ये पॉइंट्स हो गए, तो आप इस पेशेंट को पहचान लेंगे कि आपके पास वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का पेशेंट है, और आप उसको प्रोकेनामाइड देंगे और वो पेशेंट आपके पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैंने ये समझा दिया, AVRT मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम मैंने आपको समझा दिया, और इसके अगले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा AVNRT। इसी तरीके से ये मैंने आपके लिए सारे जो है SVTs एक्सप्लेन कर लिए। SVTs के कितने टाइप्स थे, SVTs किसे कहते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास का क्या मतलब है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास का मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज ये हार्ट है, हार्ट के जो ऊपर वाला पोर्शन है इनको हम एट्रियस कहते हैं, और नीचे हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। जो टैकिकार्डियास जो हार्ट के रैपिड कंट्रैक्शन, हार्ट रेट जब हार्ट रेट हमारे पास 100 से ज़्यादा होगा उसको हम टैकिकार्डियस कहेंगे, और वो अगर उनकी वजह हमारे पास एट्रियस में होता है, अगर उनकी वजह हमारे पास एट्रियस में होती है तो उनको हम कहते हैं SVT, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगर हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा हुआ, क्या अगर हार्ट रेट हमारे पास 100 से ज़्यादा हुआ तो भी टैकिकार्डिया हो गया, लेकिन अगर उनकी वजह हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल्स में है, तो हम उनको क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, उनमें कितने अक़साम मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। साइनस टैकिकार्डिया, ठीक है, AVRT, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, AVNRT, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। ये 3 कंडीशन मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरीके से आप तमाम जो SVTs है इनको पहचान लेंगे, और फिर आसानी से आपको मैं इसके बाद जो है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियस बता दूंगा और ब्रेडिकार्डियस बता दूंगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला एरिथमियास खत्म हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और आप लेक्चर्स को देखा करें। ज़्यादा टाइम तो आपका ज़रूर लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।